हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज के वीडियो में ये जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, प्रश्नावली सीखने वाले, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कक्षा 11 के लिए नहीं, कक्षा 12 में भी ये चीज़ आएगी और आगे भी आएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, इससे पहले हमने सीखा था संबंध के बारे में। आज जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे फलन के बारे में। फलन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फंक्शंस कहते हैं। तो ये फंक्शन क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, ठीक है, और इस पर अब पूरी प्रश्नावली हम सीखेंगे। प्रश्नावली तो बहुत ही आसान है, एकदम आसान है। प्रश्नावली से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका बेसिक्स है। अगर बेसिक समझ गए तो अभी के लिए भी ज़रूरी है और आगे की कक्षा 12 के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करेंगे फलन के बारे में, फलन अथवा प्रतिचित्रण के बारे में। ठीक है, फलन अथवा प्रतिचित्रण के बारे में। तो फलन को ना एक्चुअली इसमें मैपिंग चलता है। हमारे पास मान लो कि दो समुच्चय हैं। एक समुच्चय मान लो ए है और एक समुच्चय बी में है। इसमें हमारा जो फलन है जिसे मैपिंग कहते हैं वो ए से बी में जा रहा है। ठीक है, वो ए से बी में जा रहा है। और जब भी बात होगी फलन की, जब भी बात होगी दोस्त फलन की, तो हर एक फलन ना संबंध जरूर होता है। ये मैंने पहले भी बोला था आपको, पहले वाले वीडियो में भी, कि बिना संबंध के तो फलन पॉसिबल ही नहीं है। तो हर एक फलन संबंध जरूर होगा, लेकिन हर एक संबंध फलन होगा ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर फलन है तो जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ कि इस पर फलन है ए से बी में जा रहा है, तो ए से बी में अगर जा रहा होगा ना तो कुछ ना कुछ संबंध जरूर होगा। अभी देखना हम प्रश्न करेंगे तो हर एक फलन वाले प्रश्न में एक संबंध जरूर दिया होगा। जैसे कि सपोज करो ऐसे दिया होगा y बराबर 2x, मतलब x और y में एक संबंध जरूर दिया होगा। बिना संबंध के हम फलन बना ही नहीं सकते, बिना संबंध के हम फलन बना ही नहीं सकते। तो f क्या होता है? f को बोला जाता है फलन, इसे मैपिंग कहते हैं। f का मैपिंग है a से b के साथ एक संबंध होता है। वो कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हो। देखो बच्चों, यहाँ से ध्यान से देखना। यदि समुच्चय a तथा b तो अरिक्त समुच्चय है। अरिक्त का मतलब है कि a के पास और b के पास कुछ ना कुछ अवयव जरूर है, खाली नहीं है। कुछ ना कुछ अवयव उसके पास जरूर है, खाली नहीं है। ठीक है, तब ऐसा कोई नियम अथवा संबंध, ठीक है, F जो समुच्चय A के प्रत्येक अवयव को समुच्चय के एक B के एक अद्वितीय से संबंध करे, समुच्चय A से समुच्चय B में एक फलन अथवा प्रतिचित्रण कहलाता है। ठीक है, अब इस चीज़ को मैं डिटेल में समझा देता हूँ। सपोज करो, मैंने एक क्वेश्चन के द्वारा ही समझाता हूँ, उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। मैंने यहाँ बोल दिया यदि हमारे पास कोई फलन है, ठीक है, जो आर से आर में जा रहा है, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है, मैंने ये बोल दिया। ठीक है, ये ए की जगह पर है और ये बी की जगह पर है। ए को मैंने वास्तविक संख्या का समुच्चय बोला है और बी को मैंने वास्तविक संख्या का समुच्चय बोला है। हमारे पास कोई फलन है, मैपिंग है, जो आर से आर में जा रहा है, जहां मैं बोल देता हूं कि एफ एक्स बराबर क्या है? एफ एक्स बराबर 2x है। ये मैंने बोल दिया। ये जो मैंने एफ एक्स बराबर 2x लिखा है ना दोस्त, ये एक्चुअली क्या है? ये एक्चुअली हमारा क्या है भाई? ये हमारा संबंध है। ये हमारा क्या है दोस्त? संबंध है। अब मैं जो चित्रण प्रतिचित्रण की बात में कर रहा हूँ ना, वो भी समझ लो। देखो, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। इन जनरल इसे x कहते हैं, इसे y किसे कहा जाता है? एफ एक्स को y कहते हैं। तो y बराबर मेरे पास क्या है? 2x। सारे के सारे मेंबर यहाँ r से आएंगे और यहाँ पर सारे के सारे मेंबर r से ही आएंगे। r मतलब वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में सभी संख्याएं आती हैं, परिमेय और अपरिमेय दोनों, सिर्फ काल्पनिक संख्या को छोड़कर। तो देखो, x में तुम कुछ भी ले सकते हो। जैसे मैंने x में 0 लिया तो मैंने 0 रखा, तो 0 रखा मैंने, मुझे मिला 2 गुणा 0, यानी कि मुझे मिलेगा 0। मुझे मिला क्या? 0। तो ये क्या होती है? देखो, इस चीज़ को समझ लो। मैंने 0 रखा, ठीक है, और मुझे 0 रखने पे 0 ही मिला यहाँ पर। तो इस 0 को क्या कहते हैं? इस 0 को कहते हैं चित्रण। इस 0 को क्या कहोगे आप? चित्रण कहोगे। और इस 0 का जो 0 रखने पे क्या रखा था कि आपको 0 मिला है, तो इसे, इस वाले को क्या कहा जाता है? प्रतिचित्रण कहा जाता है। फलन में क्या कहा जाता है? प्रतिचित्रण। मैंने 0 रखा, मुझे 0 मिला, जो मिला उसे कहोगे चित्रण, और जो रखने पे मिला उसे हम कहते हैं
प्रतिचित्रण किसका, 0 का। अब जैसे x की जगह पे मैं 1 रखूंगा, यहाँ मैंने 1 रखा तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। तो मेरा ये जो 2 है ये मेरा क्या है दोस्त, ये मेरा चित्रण है, और 2 का प्रतिचित्रण क्या है मेरा, 1 है। और मैपिंग वाला वर्ड क्या होगा कि f फंक्शन में मैंने x के जगह पर 1 रखा तो मुझे 2 मिला। तो ये जो मैपिंग है, ठीक है, कहाँ से जा रहा है, a से b में जा रहा है। a हमारा क्या है, वास्तविक संख्या है, b मेरा क्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, हमेशा इस चीज को ध्यान रखो, सिंपल सी चीज है। ठीक है, हमेशा किसी फलन में ना एक संबंध छुपा होगा। ठीक है, और इस जो भी हमारा फलन मैपिंग दिया होगा उसको ध्यान से देखना है कि इसके अंतर्गत, इसी के अंतर्गत सारे मेंबर आएंगे, इससे बाहर का कुछ नहीं ले सकते। और इसमें भी ये जो बी वाला पार्ट होगा इसमें इसी के अंतर्गत के ही सदस्य आ सकते हैं, इससे बाहर के नहीं ले सकते, तुम बाहर का लेना अलाउड नहीं है। हमेशा इस चीज को ध्यान से देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, और जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे वैसे वैसे आप स्ट्रांग बनते जाओगे, सीखते जाओगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमेशा अगर फलन की बात करेंगे तो फलन में एक संबंध जरूर होगा। ठीक है, एक फंक्शन होगा, एक फलन होगा जो एक सेट से दूसरे सेट में जा रहा होगा, और उसमें कोई एक संबंध छुपा हुआ होगा, संबंध दिया गया होगा। बिना संबंध के हम फलन नहीं बना सकते। ठीक, अब कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, नोट करके लिख लो। ठीक है, कौन सा फलन हो सकता है, कौन सा फलन नहीं हो सकता है। नंबर 1, मैं चित्र के द्वारा ही समझाऊंगा, इसे आप अपने कॉपी में भी लिख लेना। देखो, फलन में क्या होता है ना कि जैसे सपोज करो मैंने यहाँ 1 2 3 रखा और यहाँ मैंने लिख दिया ABC रख दिया। तो फलन में एक इनपुट कभी भी 2 या 2 से ज़्यादा आउटपुट नहीं दे सकता। अगर कभी भी एक इनपुट 2 आउटपुट दे रहा है तो वो फलन नहीं होगा, फलन नहीं होगा। एक ही इनपुट कभी भी 2 या 2 से ज़्यादा आउटपुट नहीं दे सकते फलन में, फलन नहीं होगा। ठीक है, फलन नहीं होगा। नंबर 2 पे आ जाओ, जैसे मैंने यहाँ पर एक और लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने 1 2 3, यहाँ लिख दिया मैंने ABC समझाने के लिए। देखो दोस्त, आपका 2 इनपुट या 2 से ज़्यादा इनपुट, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट सेम आउटपुट दे सकता है तो ये फलन होगा। ये वाला तो नहीं होगा, लेकिन ऐसा अगर कंडीशन आता है तो फलन होगा। क्या लिखेंगे, फलन होगा। मैं एकदम सिंपल वे में लिखवा रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को कॉपी में लिख के समझ सको। ठीक है, कभी भी किसी भी फलन में अगर एक इनपुट 2 या 2 से ज़्यादा आउटपुट दे रहे तो वो कभी फलन नहीं हो सकता। और किसी भी मैपिंग में अगर 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट सेम आउटपुट दे रहे तो फलन हो सकता है। ठीक है, अभी इस प्रकार के क्वेश्चन भी हम करेंगे। और ऐसा क्वेश्चन देखो, ये जो वीडियो है ना, आप कक्षा 11 वाले भी देख सकते हो और 12 वाले भी देख सकते हैं। और मैं आपसे कक्षा 11 वाले बच्चों, अगर आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कक्षा 11 की अगर ये वीडियो देख रहे हो तो मैं कहूँगा कि कक्षा 12 की चैप्टर नंबर 1 भी देख लेना लगे हाथ। तो अभी से आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाएगा, कक्षा 12 का जो एक डर है वो खत्म हो जाएगा, आप और ज़्यादा सीख जाओगे। स्पेशली कुछ क्वेश्चन करो या ना करो, बेसिक जरूर देख लेना। जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ना कक्षा 12 की, जब भी मैं प्रश्न पढ़ाने से पहले बेसिक समझाता हूँ। बस बेसिक बेसिक को देखो, प्रश्नावली करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो संबंध वाला टॉपिक हो चाहे वो फलन वाला टॉपिक हो। ठीक है, सिर्फ बेसिक बेसिक को देख लेना तो आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं फलन का प्रांत, परिसर और सहप्रांत। जो चीज फलन संबंध के लिए होती है वही सेम चीज आपकी क्या होती है, फलन के लिए भी होती है। सपोज करो मेरे पास है फलन क्या है, मेरे पास फलन दे रखा है प्राकृतिक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है। और fx मेरे पास क्या दे रखा है, 2x + 1 दे रखा है। ठीक है, तो ये दे रखा है। अब इसके अंतर्गत मैं आपको समझाऊंगा कि भाई क्या होता है परिसर, क्या होता है सहप्रांत, क्या होता है प्रांत, परिसर, सहप्रांत। ठीक है, सो ये चीज़ आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। देखो पहले सिंपल समझ लेते हैं। अगर हमारे पास ये ए है, ये बी है, हमारे पास एक फंक्शन है जो कि ए से बी में जा रहा है।
ठीक है, ये हमारा क्या है दोस्त, ए है, ये हमारा बी है, सिंपल समझ लो। ठीक है, जनरली इसे एक्स कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, वाई कहते हैं। इसके अंतर्गत है 1 2 3, 1 रखने पे मुझे मान लेते हैं ए मिला, 2 रखने पे मुझे बी मिला, 3 रखने पे मुझे सी मिला, और यहाँ पर डी भी है। ठीक है, तो जनरली आपको मैंने बता रखा है कि जो इनपुट्स होते हैं, जो एक्स में हम रखते हैं, ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं, प्रांत होते हैं। तो प्रांत हमारा क्या हो गया, 1 2 3 इनपुट। ये मैंने आपको संबंध जब पढ़ाया था प्रश्नावली 2.2 वहां पे भी समझाया था। जो हमारा सह प्रांत होता है, सह प्रांत क्या होता है, सह प्रांत पूरा का पूरा सेट बी होता है। पूरे पूरे सेट बी में क्या है, ए बी सी डी सारे हैं। तो सह प्रांत मेरा क्या होगा, ए बी सी डी। और मेरा प्रांत सह परिसर, परिसर क्या होगा दोस्त, जो इनपुट रखने पे जो मुझे आउटपुट मिलता है। 1 रखने पे मुझे ए मिला था, ए आ जाएगा। 2 रखने पे मुझे बी मिला था, बी आ जाएगा। 3 रखने पे मुझे सी मिला था, सी आ जाएगा। तो जो आउटपुट का कलेक्शन आता है उसे हम परिसर कहते हैं। प्रांत को अंग्रेजी में कहते हैं डोमेन, सह प्रांत को कहते हैं कोडोमेन, और परिसर को क्या कहते हैं, रेंज। ये भी आप जान लो। ठीक है, अब इस प्रश्न में आ जाते हैं, थोड़ा ये उदाहरण के तौर पर लिख लो। अगर उदाहरण ये है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, देखो यहां समझ लो कि मैं ये इसके पास पूरा का पूरा n है और इसके पास पूरा का पूरा r है। तो इसके बाद जो भी आप x में मेंबर रखोगे वो प्राकृतिक संख्या से ही आना चाहिए, उससे बाहर नहीं आना चाहिए। जैसे आप 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, है ना। और ये x है और y बराबर क्या है मेरे पास, fx को ना दोस्त y कहा जाता है। तो y बराबर मेरे पास क्या है, 2x + 1। तो जैसे ही मैं x की जगह पर 1 रखूंगा, ठीक है, f1, इसे मैपिंग कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2x की जगह पर 1 रखा, तो ये हो जाएगा 2 + 1 यानी कि 3। तो मेरे पास f1 मुझे कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। ठीक है, 2 रखेंगे, ठीक है, 2 रखेंगे या 2 दूनी 4 और 1 क्या हो जाएगा, 5, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें चलेंगी। 3 रखूंगा तो कुछ मिलेगा, 4 रखूंगा तो कुछ मिलेगा, है कि नहीं। तो अगर इस प्रश्न में तुमसे पूछे, क्योंकि इस प्रश्न में अगर तुमसे पूछे कि प्रांत क्या है बताओ, इस प्रश्न में तुमसे अगर पूछे प्रांत क्या है, तो ये देखो यहाँ पर तो कोई सीमा नहीं है ना कि n बोल दिया है। n मतलब प्राकृतिक संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। तो प्रांत मेरे पास क्या हो जाएगा, ये चीज चलती जाएगी, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ठीक, उसके बाद मेरे पास सह प्रांत क्या है, सह प्रांत मैंने क्या बोला था, ये पूरा का पूरा सेट मेरा सह प्रांत होता है। तो मेरा सह प्रांत क्या हो जाएगा, सह प्रांत पूरा का पूरा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं पूछूं भाई प्रांतों का परिसर क्या होगा, तो परिसर यहां से देखोगे 3 मिला, क्या मिला, 5 मिला, अगला वाला क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ये चलता जाएगा। यानी कि ये क्या है, ये विषम, विषम तो नहीं कह सकते क्योंकि एक भी नहीं है। तो 3 से स्टार्ट होगा, 3 5 7, फिर अगला आ जाएगा 9, ऐसे ये चलता जाएगा। तो ये डॉट डॉट करके छोड़ दोगे। तो ये प्रांत हो गया, ये सह प्रांत हो गया, ये परिसर हो गया। देखो ये चीज आपको आसान तभी लगेगी जब आपने प्रश्नावली 2.2 पढ़ा होगा। और जिस बच्चे 2.2 को मेरे वीडियो से पढ़ा है उसको ये मक्खन की तरह समझ में आ रहा होगा, यार ये तो बहुत आसान है, फटाफट प्रश्नावली पाओ ना, ये आपके मन में आ रहा होगा, है ना। और जो बच्चा संबंध को ही नहीं जानता उसको ये पानी सर के ऊपर से जा रहा होगा। तो बिना संबंध के आप फलन नहीं सीख सकते। तो पहले संबंध सीखो, अगर फलन नहीं आता है तो, संबंध नहीं आता है तो संबंध सीख गए, फलन आपके लिए आसान होगा। सिंपल बात मैं बताऊं, फलन क्या होता है, एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय में एक ऐसा मैपिंग होगा जो किसी संबंध के अंदर छुपा हुआ होता है, संबंध कहलाता, फलन कहलाता है। ठीक है, अब हम कुछ फलन के प्रकार के बारे में जान लेते हैं, सीख लेते हैं। देखो बच्चों, वैसे तो मैंने ये जो फलन है ना, फलन के प्रकार पर एक अलग से वीडियो बना रखी है डिटेल में। ठीक है, अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं, ग्राफ के बारे में जानना चाहते हैं कि भैया कैसे बनता है, तो मुझे कमेंट कर देना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, हालांकि ऑलरेडी बना रखा है। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, वीडियो के खत्म होने के बाद देख लेना। लेकिन चाहते हो कि सर नहीं और एक वीडियो बनाओ डिजिटल बोर्ड में डिटेल में समझाते हुए,
तो वो भी बना दूंगा अगर आप कहोगे तो सबसे पहले बात करते हैं तत्समक फलन के बारे में, आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है, चीज़ें समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तत्समक फलन क्या होता है? जैसे ये y बराबर क्या है, एफ एक्स। सिंपल भाषा में अगर बोलूँ, जो रखूंगा वही मिलेगा, जो रखूंगा वही मिलेगा, उसे हम क्या कहते हैं? तत्समक फलन, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी मतलब तुम आईने के सामने खड़े हो तो तुम ही दिखोगे ना, तुम आईने को में जब देखोगे तुम तो तुम्हें खुद ही दिखने को मिलेगा। तुम अक्षय कुमार हो, तुम्हें सनी देओल तो नहीं दिखेगा ना। तो वही चीज़ है, जो रखोगे वही मिलेगा, उसे कहते हैं तत्समक फलन। तो ये y जो होता है, y बराबर क्या होता है, एफ एक्स। जैसे सपोज करो x की जगह पे तुमने 1 रखा, तो y बराबर तुम्हें क्या मिले, y बराबर एफ एक्स, x मान लेते हैं, x बराबर 1 रखा, y बराबर आपको 1 मिलेगा। x बराबर 2 रखोगे, y बराबर आपको 2 मिलेगा। तो जब ये रखोगे 0 पे 0, x की जगह पर 1 रखा, y की जगह पर 1, ये बिंदु आ गया। x की जगह पे 4 रखा, y की जगह पे 4 आ गया, ये हो गया। x की जगह पे 6 रखा, y की जगह पे 6 आ गया। 2-3 बिंदु ले लिए। अब इन बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचोगे तो ये ऐसे ही रेखा जाएगी, माइनस का लोगे तो नीचे आएगा। ठीक है, तो ऐसी आपकी बनती है ग्राफ। ग्राफ खींचने के लिए क्या चाहिए? सिंपल सी चीज़ें होती है। ग्राफ खींचने के लिए बिंदु x और y चाहिए होता है। मैंने x रखा, मुझे y मिला 1,1। x की जगह पे 2 रखा, y मुझे 2 मिला 2,2। जब बिंदुओं को आप रख दोगे ग्राफ पेपर में और उन बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींच दोगे तो आपको आपका चित्र, आपको आपका ग्राफ मिल जाएगा। तो ये होता है तत्समक फलन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अचर फलन। अचर फलन में क्या होता है, एफ एक्स बराबर सी। इसे याद रखिए। मतलब मैं मान लेता हूँ मेरे पास एक फंक्शन है, माना एफ एक्स बराबर मैंने क्या बोल दिया, 3 बोल दिया। ये मैंने एक उदाहरण देकर समझा रहा हूँ मैं आपको। जैसे x की जगह पे मैं कुछ भी रखूँ, जैसे मैंने x की जगह पर 1 रखा, तो f1 मैं x की जगह कुछ भी रखूँ, मुझे मिलना तो 3 ही है ना। मैंने x की जगह पर 2 रखा, तो मुझे क्या मिलेगा? कुछ भी रखो भाई, मिलेगा तुम्हें 3 ही। तो बिंदु क्या हो गया, यहाँ से 1 रखने पे 3 मिला, 2 रखने पे 3 मिला। तो कुछ भी रखो मिलेगा आपको वही। तुम x की जगह पर 1 रखो लेकिन y का मान तुम्हें 3 मिलेगा। तुम x की जगह पर 4 रखो, तुम्हें मिलेगा y का मान 3 मिलेगा। तुम x की जगह पर 6 रखो, y का मान तुम्हें 3 ही मिलेगा। ठीक है, ये बिंदु आ रहे हैं तुम्हारे, इन सभी बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींच दो, रेखा खींच दो, तो तुम्हें तुम्हारा ग्राफ मिल जाएगा एफ एक्स बराबर 3 का। और सिंपल शॉर्टकट तरीका क्या होता है, जो भी कांस्टेंट फंक्शन है 3 है, प्लस का किधर होता है 3, y में 3 बोला है ना, तो 3 में जाओगे और y बराबर कुछ भी हो उसका जो ग्राफ बनता है वो x अक्ष के समांतर ही बनता है। ये चीज़ आपने कक्षा 9 में पढ़ी हुई है कि नहीं? कक्षा 9 में पढ़ा है ना। और x बराबर कुछ भी हो, जैसे x बराबर 2 हो तो x बराबर कुछ भी हो उसका जो ग्राफ बनता है वो y x के समांतर बनता है, और x बराबर कुछ भी हो उसका जो ग्राफ बनता है वो x अक्ष के समांतर बनता है। ये कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हो। तो इसे कहते हैं अचर फलन। अब आता है बहुपदीय फलन। जैसे बहुपदीय फलन की बात करूं, y बराबर एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ये एक बहुपदीय फलन है। ठीक है, और बहुपदीय फलन का जो ग्राफ होता है वो ऐसा 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 इस प्रकार का बनता है, परवलय शेप में। ठीक है, मेरी बातों में मत जाओ, मैं बोल रहा हूँ जो भी फंक्शन दे रखेगा ना आपको क्या करना है। बहुपद क्या होता है ये तो जानते हो ना, कक्षा 9 से पढ़ते हुए आ रहे हो। बहुपद के बारे में कक्षा 9 में पढ़ा है, 10 में पढ़ा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने एक्स स्क्वायर लिख दी, ये एक बहुपद है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये एक बहुपद है, तो y बोल दिया तो ये फलन हो गया, बहुपदीय फलन हो गया। ठीक है, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये भी एक बहुपद है, तो यहाँ मैं फंक्शन y बोल दूंगा तो ये बहुपदीय फलन हो जाएगा। सिंपल। अब आपको अगर ग्राफ बनाना है तो सिंपल सी बात है, बिंदु चाहिए आपको, और इस टाइप के ग्राफ बनाने के लिए ना आपको 2 बिंदु से काम नहीं चलेगा, आपको ज़्यादा बिंदु निकालने हैं, एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में भी और नेगेटिव डायरेक्शन में भी। जैसे एक्स की जगह पर तुम 1 रखोगे, तुम्हें क्या मिलेगा, 1 की घात 3, 1 की घात 2, 2, तो ये 1 1 2 4 आ गया। तो पहला बिंदु क्या मिल जाएगा, 1,4। ऐसा होगा तुम यहाँ पर
एक्स पे 1 देखोगे, वाई पे 4 है, ये तुम्हारा पहला बिंदु आ गया। ऐसे तुम और देखोगे, तुम्हारा अगला बिंदु यहाँ आ जाएगा 2 रखने पे या कुछ और रखने पे, तो माइनस पे रखोगे एक्स, एक्स का मान सपोज करो तुम माइनस में रख देते हो, माइनस में रखते हो, तो यहाँ क्या हो जाएगा -1 की पावर क्यूब, 1 का स्क्वायर माइनस का प्लस 2, तो यहाँ से आ जाएगा -1 प्लस 1 2, तो ये कटा 2 आ गया। तो बिंदु क्या मिला तुम्हें, -1 प्लस में 2, एक्स पे तुम -1 है, पॉजिटिव में 2 यहाँ है, एक्स पे तुम -2 रखोगे, अगला बिंदु यहाँ आएगा। तो ऐसे जब मिलाओगे, तो इस तरीके से मिलाओगे, तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ बनाना बड़ी बात नहीं है, ग्राफ का मतलब बिंदु, ग्राफ बनाना कक्षा 9 से हम सीख रहे हैं। देखो हमेशा जब भी ग्राफ बनाओगे ना, तो ऐसा लिखा होगा एफ एक्स बराबर समथिंग, तो एफ एक्स का मतलब क्या होता है, वाई होता है, और एक्स के पदों में होगा। अब एक्स का मान कुछ रखोगे, आपको वाई का मान कुछ मिलेगा, और इससे आपका क्या मिल जाएगा, बिंदु मिल जाएगा। अब बिंदु निकालोगे और बिंदुओं को ग्राफ में रखोगे, उन बिंदुओं को मिला दोगे, आपको आपका ग्राफ मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, ग्राफ बनाना कोई बड़ा टास्क नहीं है, सिंपल सी बात है। तो ये होता है बहुपदीय फलन। परिमेय फलन क्या होता है, परिमेय पी बट्टे क्यू के रूप में होता है। इसमें 2 फंक्शन होते हैं जो कि पी बट्टे क्यू के रूप में होते हैं, उसे हम परिमेय फलन कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक फलन एफ एक्स है और एक फलन जी एक्स है, ये पी बट्टे क्यू के रूप में है, अंश बट्टे हर के रूप में, ठीक है, तो इसे हम परिमेय फलन कहेंगे। परिमेय फलन में क्या होता है कि जो नीचे वाला फलन है उसका मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर एक मेंशन करना होगा जहाँ जी एक्स का मान कभी भी 0 ना हो, क्योंकि परिमेय संख्या क्या होती है, जो संख्या पी बट्टे क्यू के रूप में होती है, बट्टे में 0 ना हो। सेम चीज़ यहाँ पे होती है, 2 फंक्शन होंगे एफ एक्स और जी एक्स, मान लो ये पी बट्टे क्यू के रूप में और बट्टे वाला 0 ना हो, उसे हम परिमेय फलन कहते हैं। ठीक, आगे आ जाओ, मापांक फलन क्या कहते हैं। मापांक मतलब ये मॉडुलस फंक्शन, जैसे y बराबर मैंने लिख दिया ये, ठीक है, इसे कहते हैं मापांक फलन। मापांक फलन को अंग्रेजी में कहते हैं मॉडुलस। जब भी 2 डंडे रखे लगे रहेंगे उसे हम मापांक फलन कहते हैं। फंक्शन की फॉर्म में अगर आ जाओगे, अगर x का मान आप 0 या 0 से बढ़ा लोगे तो मॉडुलस x का मान प्लस में लिखा जाता है। इस मॉडुलस x का मान क्या लिखा जाता है, प्लस में। और अगर x का मान 0 से छोटा है यानी कि माइनस में लोगे, तो मॉडुलस x का मान हमेशा माइनस में लिया जाता है। और वैसे इन जनरल क्या होता है कि भाई यहाँ मैं माइनस का 2 रखूँ या प्लस के 2 रखूँ, बाहर आके 2 ही होगा। मॉडुलस क्या करता है, चिन्ह को पॉजिटिव बना देता है। अंदर तुम कुछ भी रखो, बाहर आके वो प्लस का हो जाएगा। नेगेटिव का रखो या पॉजिटिव का रखो, प्लस का हो जाता है। लेकिन इन फंक्शन की अगर मैं बात करूं, अगर x का मान 0 या 0 से बड़ा है तो उस फंक्शन के अंदर जो भी चीज़ है उसका मान धनात्मक लिया जाता है, पॉजिटिव में लिया जाता है। और अगर x का मान, ये जो भी फंक्शन है अंदर ना, उसका मान 0 से छोटा लिया जाता है, तो वो उस फंक्शन का मान आगे नेगेटिव लग जाएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, देखो अगर x का मान 0 या 0 से बड़ा होगा तो फंक्शन x से आएगा, अगर x का मान 0 से छोटा आएगा तो फंक्शन x के आगे नेगेटिव लग जाएगा। ठीक, तो देखो यहाँ पर x हमारा क्या है, x है। जब x का मान 0 से बड़ा लोगे, और fx मेरा माइनस के x है जब x का मान 0 से छोटा लोगे। चित्र बना के दिखाऊं, देखो चित्र बना के देखो, पहले इसकी इसमें देख लो, सिंपल सी बात है। देखो इस वाले के लिए मैं कर रहा हूँ, x का मान मैंने 1 रखा तो y का मान भी मुझे क्या मिल जाएगा, fx मतलब y 1 मिलेगा, तो बिंदु मेरा हो गया 1,1। अगर x की जगह पे मैं 0 रखूंगा तो y बराबर भी क्या हो जाएगा 0, तो बिंदु मुझे मिलेगा 0,0। अगर x की जगह पे मैं 2 रखूंगा तो y मुझे क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, तो बिंदु हो जाएगा 2,2। देखो ये वाला बिंदु है 0,0। फिर अगला क्या है, x पे 1 रखोगे y पे 1 मिलेगा यहाँ, x पे 2 रखोगे y पे मुझे 2 मिलेगा यहाँ, x पे 4 रखोगे y मुझे पे यहाँ 4 मिलेगा। तो इन सभी बिंदुओं को मिलाओगे तो पॉजिटिव वाला ये ग्राफ बना। ये क्या है, y बराबर x का ग्राफ है। और ये वाला क्या है, ये y बराबर -x का ग्राफ। अगर x का मान तुम नेगेटिव में लोगे, जैसे कि -2 लिया, यहाँ पे x का मान क्या लिया, -2 लिया, यहाँ रखो y बराबर क्या है, -x है ना, x का मान रखा मैंने -2,
तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो जो बिंदु होगा x का मान आपने माइनस के 2 रखा तो y का मान मिलेगा प्लस के 2। देखो ये x पे माइनस 2 गए और y पे पॉजिटिव का 2, ये हो गया। x पे तुम जैसे माइनस का 4 रखोगे तो y पे तुम्हें मिलेगा प्लस के 4, y पे मिलेगा प्लस के 4। इन सभी बिंदुओं को मिला दोगे ये ग्राफ बन जाएगा। तो ये y बराबर x का ग्राफ इस तरफ जाता है और y बराबर माइनस x का ग्राफ इस तरफ जाता है। इसे कहते हैं मापांक फलन। इन चीज़ों का एनसीईआरटी में कोई प्रश्न नहीं है, ये भी मैं बता दूं, ये सिर्फ नॉलेज के लिए है, ठीक है। फिर देखिए चिन्ह फलन, उसके बाद आ जाता है महत्तम पूर्णांक फलन। इन टॉपिक्स को ना अच्छे से समझना है आगे। ये जो महत्तम पूर्णांक फलन है इस पर प्रश्न आएगा कक्षा 12 में, और इस टॉपिक पे मैंने अलग से वीडियो भी बना रखी है, आज नहीं 4 साल पहले बना रखी है, 4-5 साल पहले, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अभी तो नहीं देगा ये दो, इस पर प्रश्न अभी नहीं आएंगे लेकिन कक्षा 12 में जरूर आएंगे, ठीक है। यहां तक आप सीख गए होगे। देखो मेन चीज है संबंध क्या होता है, फलन क्या होता है, प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है, सहप्रांत क्या होता है, ये चीज जाननी बहुत जरूरी है। प्रांत परिसर सहप्रांत निकालने के लिए आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा ही आएगा, चाहे वो अर्धवार्षिक हो, वार्षिक हो या टेस्ट पेपर हो, आएगा ही आएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी प्रश्नावली 2.3। बाकी मैंने दोस्त सारा कुछ ऑलरेडी पढ़ा रखा है, पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रखी है, पुरानी वाली भी नई वाली भी, और ये तो नया सीरीज है, सबके लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है, तो उसको जरूर देख लेना। चलिए अब स्टार्ट करते, पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। प्रश्नावली बहुत ही आसान है भाई, बहुत ज्यादा आसान है। कह रहे निम्नलिखित संबंधों में कौन से फलन है, फलन कौन से है या नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है। कारण का उल्लेख कीजिए, यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर भी निर्धारित कीजिए। तो परिसर, प्रांत, ठीक है, ये सब चीजें हमने 2.2 में भी पढ़ी हुई है, तो मैं आपको चित्र की मदद से समझाऊंगा। देखो ये हमारे पास एक क्या दे रखा है, संबंध दे रखा है, क्योंकि बिना संबंध के फलन बन नहीं सकता। तो ये हमें संबंध दे रखा है रोस्टर रूप में, ये हमारा संबंध दे रखा है, आर है, पार्ट 1 है ना। अब इसको देख लो, मैं इसका चित्र बनाता हूँ। देखो मैं चित्र बनाता हूँ प्रश्न के अनुरूप, क्योंकि पहला वाला पार्ट क्या होता है दोस्त, ये x होता है, ये y होता है। तो x जैसे ही मैंने 2 रखा, 2 मुझे कितना दे रहा है, 2 मुझे 1 दे रहा है। 5 रख रहा हूँ, 5 भी मुझे क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। 8 रख रहा हूँ, 8 भी मुझे क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। मैं 11 रख रहा हूँ, 11 भी मुझे क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। मैंने 14 रखा, 14 भी मुझे क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। और 17 भी मुझे क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, ठीक। तो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ऐसे ही नहीं बताया कि कभी भी एक से ज्यादा इनपुट सेम आउटपुट, देखो एक से ज्यादा आउटपुट सेम आउटपुट दे सकता है तो वो क्या होगा, फलन होगा, ठीक है। लिखेंगे चूंकि यहां ये प्रांत होता है और ये हमारा परिसर होता है, प्रांत के सभी अवयव एक से संबंधित हैं, इसलिए यह फलन होगा। ऐसे जनरल कॉन्सेप्ट क्या है कि 2 या 2 से ज्यादा इनपुट सेम आउटपुट दे सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा इनपुट सेम आउटपुट दे रहे हैं तो ये फलन होगा, ये फलन होगा। अब जब फलन होगा तो उसने बोला है अगर फलन है तो उसका परिसर बताइए क्या होगा। परिसर क्या होता है, जो भी हम इनपुट रखते हैं, जो आउटपुट का कलेक्शन होता है उसे हम परिसर कहते हैं। तो यहाँ परिसर क्या है दोस्त, यहाँ परिसर क्या है, 1 है बस। अगर यहाँ पर आपसे प्रांत पूछता तो आप प्रांत क्या होता है, इनपुट सारे प्रांत होते हैं, तो हमारा इनपुट क्या है, 2, 5, 8, 11, 14, 7, ये सभी हमारे क्या है, ये सभी हमारे क्या है दोस्त, इनपुट है। इनपुट बोले तो प्रांत है। और इन जनरल अगर प्रश्न में आपका
जो संबंध दे रखा है, तो आपको पता है जो x, अगर कोई संबंध रोस्टर रूप में दे रखा है, उस स्थिति में x वाला क्या होता है, प्रांत होता है, और y वाला क्या होता है, परिसर होता है। ये शॉर्ट ट्रिक है चीज़ों को समझने के लिए। ये तभी अप्लाई होगा जब प्रश्न हमें रोस्टर रूप में दे रखा है। ये रोस्टर रूप में x वाला प्रांत होता है और y वाला परिसर होता है। पहला वाला पार्ट हो गया। सेकंड वाले पार्ट पे आ जाओ, चित्र बनाते हैं। ठीक, 2 मुझे 1 दे रहा है, 4 मुझे 2 दे रहा है, 6 मुझे 3 दे रहा है, 8 मुझे 4 दे रहा है, 10 मुझे 5 दे रहा है, 12 मुझे 6 दे रहा है, और 14 मुझे 7 दे रहा है। ठीक है। अच्छा, अगर आपको ध्यान से अगर मैं बोलूं कि भैया ये तो तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन देखो, जो चीज़ें प्रश्न पूछ नहीं रहा है वो मैं आपको एक्स्ट्रा और बता रहा हूँ, ताकि आपका जो IQ है, थोड़ा सोचने की जो क्षमता है, वो थोड़ी और बढ़े। हमारे आजकल के बच्चे क्या हैं, वो जो हम बताते हैं बस वही तक ही सीमित रह जाते हैं, अपना दिमाग तो वो दौड़ाते ही नहीं है भाई, इक्का दुक्का बच्चों को छोड़कर। अगर ये हमारा फलन है, मैंने अभी आपको क्या बोला था, हर एक फलन तभी होगा जब वो उसके अंदर एक संबंध छुपा हुआ होता है। आप बता सकते हो कि इस फलन में क्या संबंध छुपा हुआ है, ये कैसा फलन है। देखो, हम कुछ भी रख रहे हैं, हमें 1 मिल रहा है, तो ये हमारा एक, देखो f(x) बराबर क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन 1 है। ठीक है, ये हमारा अचर फलन था। ये अचर फलन से संबंधित एक प्रश्न था ये, कि हम कुछ भी रखें, यहाँ पर कुछ भी रखें, हमें 1 ही मिला। 2 रखने, 2 का संबंध 1 से, 5 का 1 से, 8 का 1 से, तो ये एक अचर फलन था। बिना उस संबंध के, ये है संबंध, बिना संबंध के हमारा फलन बन ही नहीं सकता। ठीक है, जैसे इस वाले प्रश्न पे आ जाओ। अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, पहले तो देखो, क्या एक इनपुट ने 2 आउटपुट दिया है? नहीं, एक इनपुट ने अलग अलग आउटपुट दिया है, तो सही है, हर एक अवयव का संबंध है किसी ना किसी अवयव के साथ। ठीक है, ओके, तो लिखेंगे चूंकि प्रांत के सभी अवयव का चित्रण है ना, इसे चित्रण कहते हैं, सभी अवयव का चित्रण है, इसलिए यह एक फलन है। इसलिए यह एक क्या है, फलन है। अच्छा, ये एक फलन तो है। ओके, अब अगर मैं बोलूं भाई बताओ, ये फलन तो है, तो इस फलन में क्या संबंध छुपा हुआ है, बता पाओगे? थोड़ा सा सोचो भाई, थोड़ा सा सोचो, इस फलन में क्या संबंध छुपा हुआ है। इसे x कहते हैं, इसे y कहते हैं। देखो, 2 रखा 1 हो गया, 4 रखा 2 हो गया, 6 रखा 3 हो गया। हाँ, देखा, 6 रखा 12 हो गया। तो यहाँ पर संबंध जो छुपा हुआ है, संबंध अगर आप बताओगे x और y में, अगर हम संबंध बताएं, तो f(x) क्या है हमारे पास, f(x) को y कहते हैं, कि ये x का आधा हो जा रहा है। x का क्या हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है, ये संबंध छुपा हुआ है। देखो, जैसे x की जगह 2 रखा, 2 का आधा 1 हो गया, 4 रखा, 4 का आधा 2 हो गया, 6 रखा, 6 का आधा 3 हो गया। तो ये संबंध छुपा हुआ है इस प्रश्न में। हालांकि ये प्रश्न पूछा नहीं गया, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट को निखारने के लिए, आपके थिंकिंग लेवल को बढ़ाने के लिए ये मैंने बता दिया है। क्योंकि संबंध अगर है तो उसमें कोई ना कोई, सॉरी, फलन अगर वो है तो उसमें कोई ना कोई संबंध छुपा हुआ जरूर होगा, क्योंकि बिना संबंध के फलन पॉसिबल नहीं है, ये आप जानते हो। अब इसमें आ जाते हैं, ये x, ये y बोलते हैं। एक मुझे 3 दे रहा है, ठीक है, एक मुझे 5 भी दे रहा है, अरे वाह, और एक उसके बाद 2 भी मुझे 5 दे रहा है, 2 भी मुझे 5 दे रहा है। ओके, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि भैया एक इनपुट कभी भी 2 आउटपुट नहीं दे सकता। अगर एक इनपुट 2 आउटपुट दे रहा है तो मतलब संबंध जो है ना वो सुपरिभाषित नहीं है, संबंध परिभाषित नहीं है। जब भी फलन होगा
तो उसमें जो संबंध होगा ना वो एकदम परफेक्ट सुपरिभाषित होगा, सबके लिए सही नियम बताएगा, किसी के लिए कुछ किसी के लिए कुछ नहीं होगा। तो जब भी एक इनपुट यहाँ 2 या 2 से ज़्यादा आउटपुट देता है तो वो फलन नहीं होता है। यहाँ देखो, हालांकि अगर एक 3 दे रहा है, दो दो भी 3 दे रहा है तो वो पॉसिबल है, 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट सेम आउटपुट दे सकते हैं, लेकिन एक इनपुट 2 या 2 से ज़्यादा आउटपुट नहीं दे सकता। अगर दे रहा है तो वो फलन नहीं होगा। लिखेंगे चूंकि हमारा जो F1 है वो 5 दे रहा है और F1 है वो 3 भी दे रहा है, ठीक है, चूंकि प्रांत का अवयव 1 2 से या 2 लिख देना, 2 से ज्यादा, 1 से ज्यादा लिख देना है ना, 1 से ज्यादा चित्रण दे रहा है, चित्रण दे रहा है, इसीलिए यह फलन नहीं होगा, ये फलन नहीं होगा, यह बोल दोगे। आते क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर एक कीवर्ड छुपा हुआ है। कीवर्ड क्या है? क्वेश्चन बच्चों इसीलिए ज्यादा बहुत जरूरी होता है अच्छे से पढ़ना। वास्तविक फलन बोला है, फलन कैसा बोला है दोस्त? वास्तविक फलन बोला है। तो जब भी फलन वास्तविक होगा ना तो जो x का मान होता है वो हमेशा क्या होता है? वास्तविक संख्या, मतलब r से आ रहा है, r से दर्शाते हैं। देखो ये जो प्रश्न है इस वाले में, ये भी वास्तविक फलन है, तो जब अंडर वाला फंक्शन होगा वास्तविक बोलेगा। अंडर के अंदर वास्तविक तभी होता है जब ये राशि धनात्मक होगी, अंडर के अंदर वाली राशि क्या होगी? धनात्मक होगी, तभी वो फलन मान वास्तविक होगा। अगर अंडर के अंदर माइनस में आ जाता है तो वो फलन क्या होता है, कैसा होता है? काल्पनिक हो जाता है ना, तो वो क्या हो जाता है? काल्पनिक। तो इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है। पहले वाले पे आ जाते हैं, हमसे क्या निकालना है कि हमें प्रांत भी बताना है। प्रांत क्या होता है? एक्स के अंदर इनपुट का जो मान होता है वो प्रांत होता है। परिसर क्या होता है? जो हम इनपुट रखते हैं और जो हमें आउटपुट मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? परिसर कहते हैं। तो देखो मैं समझाता हूँ, चित्र की मदद से समझेंगे। मैं हमेशा चित्र की मदद से समझाने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, इससे बच्चे फटाफट समझते हैं, देखो भाई, ये हमारा x है और ये हमारा y है। y हमें क्या दे रखा है भैया? y हमें माइनस के मॉडुलस x दे रखा है, ठीक। इसके अंदर हमारा क्या लग रहा है? मैपिंग जा रही है। तो देखो ये r है, ठीक है, वास्तविक फलन बोला है, ठीक है, वास्तविक फलन बोल रहा है। x हमारा फिक्स है, कि वास्तविक संख्या से आ रहा है। वास्तविक संख्या में 0 होता है, x की जगह पर 0 रखोगे तो 0, देखो यहाँ 0 हो जाएगा, 0 का मॉडुलस 0 ही होता है। 1 रखोगे, यहाँ 1 रखोगे, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस का 1 हो जाएगा। अगर 2 रखेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, और अगर माइनस का 1 रखेंगे, माइनस का 1 यहाँ रखोगे तो वो तो प्लस हो जाएगा, लेकिन सामने से क्या है? माइनस है, ठीक है। माइनस का 2 रखोगे तो माइनस का 2 ही रहेगा। तो कुल मिला के आप यहाँ पे कुछ भी रखो, जैसे √3 रखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस का √3 हो जाएगा। तो इनपुट क्या है? पूरी की पूरी वास्तविक संख्या है, तो हमारा प्रांत क्या हो जाएगा? क्योंकि फलन वास्तविक बोला है ना, चूंकि फलन वास्तविक है, फलन वास्तविक है, इसलिए जो प्रांत हमारा क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा r हो जाएगा, वास्तविक संख्या हो जाएगा, ठीक है। आप यहां लिख सकते हो प्रांत क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ठीक। और मेरा परिसर क्या हो जाएगा? देखो अगर मैं y बराबर क्या है मेरे पास? y बराबर है मेरा माइनस के ही है। x बराबर मेरे पास क्या? पूरा का पूरा r है, वास्तविक संख्या। तो ये वास्तविक संख्या कुछ भी रखूं, माइनस का रखूं, प्लस का रखूं, ये चिन्ह इसको प्लस का बना दे रहा है और सामने से माइनस है, तो मेरे पास y का मान क्या आ जाएगा? माइनस के r।
तो परिसर मेरे पास क्या है, माइनस के आ रहा है, यानी कि ऋणात्मक ऋणात्मक वास्तविक, देखो इसके अंदर सारे ऋणात्मक है लेकिन जीरो भी आएगा, ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ये आंसर आएगा, संख्याओं का समुच्चय। अच्छा, इसे अगर मैं इंटरवल की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो अगर इसका इंटरवल, क्योंकि इसके पास जीरो भी है ना, इसके पास जीरो भी है, तो जीरो भी है तो जीरो पे क्लोज इंटरवल लग जाएगा, और सारे माइनस के बढ़ रहे हैं तो माइनस आ जाएगा, और जब भी इन्फिनिटी प्लस का हो या माइनस का हो उसे हम ओपन में लगाते हैं, ये आ जाएगा आंसर। ठीक, अगर इसको वास्तविक संख्या को अगर हमें लिखना होता है तो वास्तविक संख्या माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाता है, ये इंटरवल के फॉर्म में आ जाएगा आंसर। अगर इंटरवल के फॉर्म में लिखना है तो जैसे मर्जी आप वैसे लिख सकते हो, इस रूप में भी लिखोगे, वर्ड्स के रूप में भी लिखोगे, या फिर इस इंटरवल के रूप में भी लिखोगे, सभी रूपों में मैंने बता दिया है। ठीक, सेकंड वाले में आ जाओ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो, क्योंकि फलन वास्तविक है, फलन हमारा क्या है, वास्तविक है, तो उस चीज का हमें ध्यान रखना है, दिया है फलन हमारा वास्तविक है। अगर फलन हमारा वास्तविक है तो फलन वास्तविक तभी होगा जब अंडर रूट के अंदर की ये जो राशि है इसका मान जीरो या जीरो से बड़ा होगा। ठीक है, जीरो होने पे भी वो वास्तविक होगा, या जीरो से बड़ा होगा, यानी कि इस राशि को धनात्मक होना आवश्यक है, तभी जाके वो वास्तविक हो सकता है, क्योंकि अंडर रूट लगा पड़ा है ना, इसलिए। तो वास्तविक तभी होगा जब ये जो राशि है इसका जो मान है ये मान जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए भाई। ठीक, तो देखो इसको हल करेंगे, दोनों तरफ माइनस का एक्स स्क्वायर जोड़ दोगे, प्लस का एक्स स्क्वायर जोड़ दोगे, तो इससे ये घटा 9 आ गया, वर्गमूल निकालोगे तो x का जो मान आ जाएगा प्लस माइनस 3 आ जाएगा ना। ठीक, यानी कि x बोले तो क्या, x बोले तो इनपुट है ना, इनपुट बोले तो प्रांत, तो मेरे पास प्रांत क्या हो जाएगा, मेरे पास प्रांत होगा, ये चिन्ह है, ये चिन्ह का मतलब क्या होता है, क्लोज इंटरवल, मेरे पास मान होगा -3 से 3 के बीच तक, ये आंसर आ जाएगा। कि जो x का मैं मान रख सकता हूँ ना, x का जो मैं मान रख सकता हूँ, अब -3 से बड़ा, 3 या 3 से छोटा तक का ही मान रख सकता हूँ। अगर 3 से बड़ा मान रखूंगा तो यहाँ पर फलन वास्तविक नहीं रहेगा। कैसे, मैं वो भी दिखा देता हूँ। सपोज करो मैंने x की जगह पे 4 रख दिया, यहाँ पर रख के दिखा भी देता हूँ, 9, 4 का वर्ग कर दो, 4 चक्कू 16, अंदर क्या आ गया माइनस के साथ, तो ये फलन वास्तविक रहा नहीं रहा, क्योंकि अंदर आ गया नेगेटिव। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव का मतलब है कि वो काल्पनिक है। फंक्शन हमारा क्या है, प्रश्न में क्या बोला है, वास्तविक फलन, तो यानी कि x का जो मान है वो इससे और इसके बीच में ही रहना चाहिए। -3 से छोटा लोगे, -4 ले लो, -5 ले लो, बात नहीं बनेगी। तुम x का मान क्या ले सकते हो, -3 ले सकते हो, -2 ले सकते हो, 0 ले सकते हो, 1/2 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 1/2 ले लो, 1/3 ले लो, इसके अंदर के मान होने चाहिए। इससे जैसे ही बाहर लोगे फलन वास्तविक नहीं रहेगा। ठीक है, तो प्रांत तो हमें मिल गया, अब हमें बात करनी है परिसर की, मिटा देते हैं, परिसर की बात करते हैं। परिसर के लिए देखो, परिसर का मतलब क्या है, y का मान, fx का मान क्या होगा। ठीक है, मैं आपको रख के दिखाता हूँ, आप ऐसे समझोगे नहीं। जैसे सपोज करो मैंने x के जगह पे 0 लिया, x के जगह पे 1 लिया, x के जगह पे -1 लिया, x के जगह पे -2 लिया, x के जगह पे 3 लिया, और x के जगह पे -3 भी लिया। ये मान मैं आपको रख के दिखाऊंगा आपके आंखों के सामने। कहाँ रखना है, यहाँ रखना है। y बराबर क्या है मेरे पास, 9 माइनस के एक्स स्क्वायर है। ठीक है, x का मान मैंने 0 लिया है, 0 का वर्ग 0 होता है 9, 9 का वर्गमूल कितना आ गया, 3 आ गया।
x के जगह पर 1 रखना है, 9 में से 1 घटाएंगे 8 आ जाएगा, 2√2। ठीक, माइनस का 1 रखोगे तो भी माइनस के 1 कवर करोगे, प्लस का 1 हो जाता है, 8 आएगा, ये भी आ जाएगा 2√2। 3 रखोगे, 2 रखोगे, ठीक है, जैसे माइनस का 3 रख दिया, माइनस का 3 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 माइनस 9 यानी कि 0, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो अगर आप ध्यान से देखें जो मान होंगे वो हमारे मान 0 और 3 के बीच में ही आएंगे, 0 और 3 के बीच में आएंगे, उससे बड़ा कभी नहीं आएगा, उससे बड़ा कभी नहीं आएगा, और 0 से छोटा कभी नहीं आएगा, 3 से बड़ा कभी नहीं आएगा। अतः जो परिसर होगा हमारा, आपने इस चीज से नोटिस किया होगा, जो परिसर होगा इंटरवल के फॉर्म में लिखना है, 0 आएगा, ठीक है, 0 से छोटा नहीं हो सकता, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये इंटरवल लगाया है क्लोज, और 3 तक ही आएगा, 3 है उसके पास, इसी इंटरवल के बीच के सारे मान आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ना तो 0 से छोटा आएगा ना ही 3 से बड़ा आएगा। 3 आ सकता है, 0 आ सकता है कि आपके आंखों के सामने निकाल के दिखाएं, इससे छोटे मान रखोगे, जैसे x की जगह पर 1/2 रखोगे तो इसके बीच का ही कुछ और y का मान आ जाएगा। ठीक है, तो जो परिसर होगा वो 0 से लेकर 3 क्लोज इंटरवल के बीच में होगा। ठीक है, y के मान इसी इंटरवल के बीच के मान होंगे, इससे बाहर के कुछ नहीं होंगे। तो ये हमें हमारा परिसर भी आराम से मिल गया। प्रश्न है वो तो एकदम बच्चों वाला प्रश्न है, बहुत ईजी है, 1 नंबर में आ सकता है एग्जाम में। कक्षा 12 में भी ऐसा प्रश्न आता है 1 नंबर में, इतना आसान है। इस प्रश्न को अगर कक्षा 1 में पढ़ने वाले बच्चों को भी सिखा दूँ ना, वो भी कर देगा। जैसे कि हमारे पास क्या दे रखा है, एक फलन दे रखा है, ये एक फलन है, परिभाषित है, निम्नलिखित के मान ज्ञात की, जैसे f0 निकालना है, बस x की जगह पे 0 रख देना भाई, इतना आसान है। f0 निकालना है, 2x की जगह पे 0 रख दो, 0 - 5 क्या हो जाएगा, -5। अब आप खुद बोलो, है कि नहीं इतना आसान। अगले में आ जाओ, f7 निकालना है, ठीक है, x की जगह पे क्या रख देना, 7 रख देना है, x की जगह पे क्या रख देना है, 7 रख देना है। हमारे पास फंक्शन क्या था, 2x - 5, x की जगह पे 7 रख दिया, 7 दूनी 14 - 5, आंसर आ गया 9। इसमें क्या समझाऊं, बस मान रखना है, x की जगह पे क्या रखना है, -7, x की जगह पे सॉरी 7 थोड़ी ना, यहाँ पर 3 है और यहाँ पे 5, 2 3 6 -5 -11। ठीक, कह रहे हैं फलन T सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में ये संबंध होता है, कुछ तो गड़बड़ता है। यहाँ भी सी लिखा है, यहाँ भी सी लिखा है, प्रश्न में देख लेते हैं एक बार। ठीक है, द्वारा परिभाषित है, निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे ये T0 निकालना है, C की जगह पे क्या रखना है, 0 रखना है, रख दो T 0, 9C 0 + 32 बट्टे में 5, तो 0 के बट्टे में कुछ भी हो 0 होता है, आंसर आ जाएगा 32। ठीक है, 32 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट T28 निकालना है, 28, तो T28 C की जगह पे क्या रखो, 28 रखो, नॉट है 72, 7 लगा 9 दूनी 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा, 25 बट्टे में 5, 5 बचे 25, जीरो एंड 5 चौके 20, ये आ जाएगा 82 2.4। ठीक है, डिग्री, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट
T28 हो गया, T-10 निकाल लेना है। और हमारे पास संबंध क्या है, TC बराबर 9C प्लस 32/5, यही है ना संबंध, 9C/5, हाँ यही संबंध है। अब मान रखो C की जगह पे क्या रखना है, -10 रख देना है। 5 दूनी 10, 9 दूनी -18, 32 में से 12 में से 8 घटाओगे 4 आ जाएगा, 3 में से 2 में से घटाओगे 1 आ जाएगा, 14 डिग्री सेल्सियस। अगला क्या है, C का मान ज्ञात कीजिए जब TC 212 है। हमारे पास क्या है, TC बराबर है 9C/5 प्लस की 32, ये संबंध प्रश्न में दे रखा है। हमें प्रश्न में क्या बोला है, TC दे रखा है आपकी बार 212, C का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। प्लस का 32 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के 32, घटाओगे 2 में से 2 घटाएंगे 0, एंड 21 में से 3 घटाओगे कितना आ जाएगा, 18। ठीक है, और ये बट्टे का इधर आके गुणे में आ जाएगा, और जो गुणे का इधर के बट्टे में आ जाएगा। 9 दूनी 18, 0, 20 पंजे 100, 100 डिग्री सेल्सियस C का मान। ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आराम से हो गया। अब आते हैं हमारे मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जाम में प्रांत और परिसर निकालने के लिए क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जो क्वेश्चन नंबर दूसरा था और ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये आपके अर्धवार्षिक में और वार्षिक में आएगा ही आएगा, लिख के ले लो भाई, आएगा ही आएगा। और इस टाइप के कुछ उदाहरण पे अगर आपको मिलते हैं वो भी बना लेना, ठीक है, आएगा ही आएगा। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, पहला क्वेश्चन हमसे ये बोल रहे हैं कि फंक्शन हमारा ये है और x जो आ रहा है वो वास्तविक संख्या से आ रहा है, और x का मान आपको 0 से बढ़ा लेना है, ये इंडिकेशन दे रखा है। x r से आ रहा है, अगर आपसे इस प्रश्न में प्रांत पूछता तो आपका प्रांत क्या होता है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। x का मतलब इनपुट, इनपुट मतलब प्रांत, तो प्रांत हमारा r है। अगर पूछता तो अगर आपका एग्जाम सेट कर देना तो मैं परिसर नहीं बोलता, मैं प्रांत भी दे देता, भाई प्रांत भी बताओ परिसर भी बताओ, दोनों बताओ। कई बच्चे होते हैं चीज़ों को, क्वेश्चन को रट लेते हैं भाई, कि एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन है मैं रट लूंगा। कितने क्वेश्चन रटोगे भाई, जीवन में अगर आपको मैथ सीखनी है तो कॉन्सेप्ट सीखो, क्वेश्चन मत रटो। अगर कॉन्सेप्ट सीख गए प्रश्न सारे बन जाएंगे, कहीं से भी वो आ जाए। देखो ये हमारा फंक्शन है, एक्स हमारा आर से आ रहा है, परिसर मैं हमेशा बोलता हूँ प्रांत एक्स होता है प्रांत, और परिसर क्या होता है, परिसर होता है वाई वाला, है ना, एफ एक्स को हम परिसर कहते हैं। तो देखो एफ एक्स मैं यहाँ क्या करूँगा, माना एफ एक्स को वाई मान लेते हैं, ठीक है, इसलिए एफ एक्स की जगह वाई, वाई बराबर हो जाएगा -2 - 3x। अब यहाँ से x का मान निकालना है, हाँ वाई प्लस का 2 इधर के माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक, माइनस का 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, माइनस से ऊपर ये हो जाएगा 2 - के वाई बट्टे में 3, ये आ गया x का मान, ये आ गया x का मान। ठीक है, परिसर निकालने के लिए हमेशा ये स्टेप फॉलो करना होगा, एफ एक्स को y मान लेना है, फिर यहाँ से हमें x के बदों में y का मान निकालना है। अब आ जाओगे प्रश्न अनुसार, शानदार क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रश्न में ये मेंशन किया गया है कि x का मान 0 से बढ़ा लेना है, ये x का मान है ना, इसलिए 2 - y बट्टे में ये जो 3 है इसका मान क्या होगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। x की जगह पे ये मान उठा के रख दिया, इसका मान 0 से बड़ा है, ये बट्टे का इधर के गुणे में हो जाएगा 2 - y, 0 गुणा 3 0। अब क्या होगा, माइनस के वाई दोनों तरफ जोड़ दो, माइनस के वाई दोनों, सॉरी प्लस के वाई दोनों तरफ जोड़ दो, यहाँ आ गया 2 और इधर आ गया वाई, ठीक, तो वाई का मान आ गया, ये हमें परिसर मिल गया। अतः परिसर क्या होगा, अतः परिसर, परिसर आपका हो जाएगा, देखो वाई का मान 2 से बड़ा है, और ये जब भी चिन्ह रहता है तो इसका मतलब क्या होता है, जब भी ये चिन्ह रहता है इसका मतलब क्या होता है,
सिंगल ये वाला चिन्ह रहेगा तो ओपन इंटरवल, y का मान 2 से बड़ा है, ये चिन्ह है तो यहाँ 2 लग जाएगा, 2 से बड़ा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो प्लस का इन्फिनिटी, ये आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, परिचय आ गया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। शानदार क्वेश्चन है ये भी। कह रहे ये फलन है और ये x एक वास्तविक संख्या है। ये क्या है, x एक वास्तविक फलन है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, x एक वास्तविक संख्या है। ठीक है प्रश्न, अब देखो परिसर के लिए क्या करते हैं, परिसर के लिए fx को हम क्या मानते हैं दोस्त, y मानते हैं। ठीक, तो y है तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2। y बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब x का मान निकालना होता है, ये x का मान आ गया है ना, अंडर रूट में आ गया। वास्तविक संख्या है चूंकि x एक वास्तविक संख्या है, ठीक, हमारा जो x है दोस्त वो क्या है, एक वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या जब भी होगा तो ये जो राशि है, ये जो राशि है इसका मान क्या होना चाहिए, अंडर रूट के अंदर है ना, इसका मान 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 या 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक, क्योंकि नेगेटिव में आएगा तो वो काल्पनिक हो जाएगा, है ना। तो वास्तविक बोला तो इसका मान 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो माइनस का 2 दोनों तरफ जोड़ दो, -2 है, इधर भी 2 जोड़ा और इधर भी 2 जोड़ा, 2 हटा दिया, 2 से 2 घटा, तो y का जो मान होगा वो 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए। इसलिए जो परिसर होगा, देखो y का मान क्या है, अब ये वाला चिन्ह लगा है, इस वाले चिन्ह क्या लेस देन इक्वल, तो इसके लिए क्या लगता है, इसके लिए लगता है क्लोज इंटरवल। ठीक, 2 बड़ा वाला चिन्ह मुंह बाई की तरफ है, 2 या 2 से बड़ा, 3 4 5 6 कुछ भी हो सकते हैं, तो अनंत की तरफ। और जब भी इन्फिनिट प्लस का हो या माइनस का हो ओपन इंटरवल लगता है, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अगला तो बहुत आसान है। कह रहे हैं fx बराबर x है। ठीक, और x एक वास्तविक संख्या है, ये तो बहुत ही आसान है। x अगर एक वास्तविक संख्या है तो x बराबर r हमारा क्या हो गया, प्रांत हो गया। परिसर क्या होगा, परिसर fx को हम y बोलते हैं ना, y बराबर x, जो कि fx को हम क्या बोलते हैं, y, यहां रख देंगे। ठीक, और चूंकि x एक वास्तविक संख्या है, इसलिए x कहाँ से आएगा, r से आएगा, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, r। यानी कि आपका जो प्रांत है वो वास्तविक संख्या है और जो परिसर है वो भी क्या है, वास्तविक संख्या है। तो परिसर क्या लिखोगे, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, r, या हिंदी में भी लिख सकते हो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, या सिंपल r लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। अब मैं आपको कुछ उदाहरण होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। देखो मैं हमेशा होमवर्क देता हूँ, ये होमवर्क आपको खुद करना है, पहले खुद से ट्राई करना है, इससे आपको पता लगेगा कि आपने कितना सीखा है। पहले खुद करो, टेंशन मतलब मैं उदाहरण की एक अलग से वीडियो बना देता हूँ, ऑलरेडी मैंने बना रखी है, लिंक्स मैंने डाल दी डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना, ये सारे उदाहरण मैंने करा रखे हैं। ठीक है, ये भी मेरी तरफ से होमवर्क है आप लोगों के लिए, ये भी मेरी तरफ से होमवर्क है। ठीक है, इन सभी उदाहरणों को मैंने ऑलरेडी करा रखा है, जिसकी लिंक्स मैंने डाल दी है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, ये सारे उदाहरण मैंने आपको ऑलरेडी करा रखे हैं, पहले खुद से ट्राई करना है, नहीं होता है
डिस्क्रिप्शन में उदाहरण की वन शॉट वीडियो की लिंक दे दूंगा मैं, उसे ज़रूर जाके देख लेना। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई है, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एक बार में नहीं आ रहा है समझ में बच्चों, तो एक बार दोबारा ज़रूर देखना, तिबारा ज़रूर देखना। हो सकता है कि आपको पहले बार में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन थोड़ा सा अगर ध्यान से एक की जगह 2 बार देखोगे तो चीज़ें आप आपस में आराम से समझ जाओगे। ठीक है, बाकी हम तो बैठे ही हैं यहाँ, कोई भी डाउट हो कमेंट में बता देना, उस पर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। जय हिंद, अपना ख्याल रखें। जितना रिवाइज करोगे, जितना रिवीजन करोगे, आपका कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा निखरता रहेगा।